हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो सेशन है वह डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड सेशन होने वाला है। इस सेशन में आज हम क्या डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम पहले रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम किस पर डिस्कस करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सबसे पहले हमारे सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो भी आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है, मैं आप लोगों के लिए वह अनाउंसमेंट बता देता हूँ। फर्स्ट अनाउंसमेंट है कि आपके लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैच प्लस गेट ईएससी इंग्लिश एंड हिंदी, गेट एंड ईएससी इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, आपके लिए ये बैचेस नेक्स्ट मंथ से आ रहे हैं। जून मंथ से आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप जिन लोगों ने भी अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, देखिए दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। वह स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की है या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, वह भी जून मंथ से स्टार्ट होने वाले गेट एंड ईएससी में ज्वाइन हुई है, ताकि आप जैसे ही आप गेट एंड ईएससी के सब्सक्रिप्शन को लेंगे, आप गेट एंड ईएससी के सारे उन चीजें पढ़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप सारी चीजें बेसिक से स्टार्टिंग से टिल एंड तक सारी चीजें पढ़िए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिन लोगों को लगता है कि उनकी अभी तैयारी अच्छी है, उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट की और जरूरत है, वह रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कीजिए और उनको उसके साथ हमारे साथ नंबर ऑफ द न्यूमेरिकल्स करिए। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होने वाले हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है, आपकी गेट रैंक जो जरूर बूस्ट होगी। सेकंड थिंग, नाउ द क्वेश्चन अराइज कि आपको इसके लिए क्या अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना है। बिल्कुल नहीं गाइस, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, गेट एंड ईएससी का। आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप दोनों बैचेस, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच, आप गेट एंड ईएससी के बैच, सारे बैचेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। चाहे चाहे आप गेट एंड ईएससी का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जितने भी बैचेस आपके चल रहे हैं, जितने भी बैचेस आने वाले हैं, सारे बैचेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अब जब आप इन दोनों बैचेस में किसी में भी ज्वाइन हो, तो आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। आपको कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करना है। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई। जैसे ही आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे, वैसे ही आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो आपको कोई दूसरे कूपन कोड भी यूज करने से मिलेगा, बट आपको यही कोड क्यों यूज करना है। फर्स्ट थिंग, जैसे ही कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस प्लस मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट अगर आपका देखा जाए, आप किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, अगर आप देखा जाए तो मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट क्या है आपका, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और अगर मोस्ट वेटेज्ड सब्जेक्ट में आप मेरा गाइडेंस स्टार्टिंग से टिल एंड तक, सारा गाइडेंस आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्टार्टिंग से एंड तक बना रहूं, आपको जो भी डाउट रहे आप उस डाउट को 24/7 में जिस टाइम चाहे आप उसे सॉल्व करवाना, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके लिए सॉल्यूशंस के लिए हर टाइम एलिजिबल हूं, हर टाइम आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, बट आई गारंटीड यू कि आपके 24/7 आवर्स में जरूर आपका ये क्वेश्चन, आपका 24 आवर्स में आपका जरूर वह क्वेश्चन, जो भी आपका डाउट है वो सॉल्व होगा। आपका जो है 24 आवर्स में एक के अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट के लिए आप अंडर गाइडेंस मेरे रहें, अगर आपको मेरी सारी चीजें समझ आ रही हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप कूपन कोड पल्लव लाइव यूज कीजिए। नाउ व्हाई अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, डेली लाइव क्लासेस। यस, डेली लाइव क्लासेस ऑन अ फिक्स्ड टाइम। आपको एक मंथ पहले ही पता चल जाता है कि आपकी किस डेट पर, किस टाइम पर कौन सा सेशन होने वाला है, ताकि आप ये परेशान ना हो कि कोई सेशन कब हो रहा है, कोई सेशन कब हो रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप अपना शेड्यूल, अपनी सारी चीजें इस सेशन के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, क्रैश कोर्स फैसिलिटी इज अवेलेबल। यस, जैसे ही अक्टूबर नवंबर में आपका कोर्स कंप्लीट होता है गाइस, जैसे ही अक्टूबर नवंबर में आपका कोर्स कंप्लीट होता है, वैसे ही आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आए जाते हैं हम लोग, ताकि आपकी रैंक जो है उसको और बूस्ट मिले। नाउ कुछ लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी आती है, कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम हिंदी में कंफर्टेबल है, हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है। देखिए, इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट मंथ से आपके लिए गेट एंड ईएससी इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वे गेट एंड ईएससी हिंदी ज्वाइन करें, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वे गेट एंड ईएससी इंग्लिश ज्वाइन करें, और जो लोग सिर्फ न्यूमेरिकल चाहते हैं तो वो गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन के अंडर, गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन के अंदर रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ एवरी फोर्थ सेशन इज द डाउट क्लियरिंग सेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे गाइस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यही लगता है कि
अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उस डाउट को अगर क्लियर नहीं करेंगे तो वह डाउट बढ़ बढ़कर इतना हो जाता है कि आपको गेट एग्जाम में ब्लंडर करने लग जाते हैं और आप छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से अपनी रैंक गिरा लेते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो क्यों छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से रैंक को गिराना, क्यों छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारी रैंक को अंडर 500 में नहीं आना? क्योंकि आप सिर्फ उसमें यह है कि छोटे छोटे से डाउट पे अपने क्लियर नहीं कर पाते, वह डाउट आपके अन अकेडमी प्लस पर हमेशा सॉल्व होते हैं। कब? आपका every fourth session is a doubt clearing session, every fourth session is a doubt clearing session guys. And now the weekly test, and now the weekly test, नाउ द वीकली टेस्ट। और अगर आप ये सारे एडवांटेजेस को देखे जाए तो ये एडवांटेजेस आपको गेट एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए काफी हैं गाइस। नाउ अगर आप देखा जाए तो आपके किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, आपके पास ऑन एन एवरेज 12 to 13 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं गेट एग्जाम के लिए। और अगर आप देखें ये 12 to 13 सब्जेक्ट में फॉर्मूलेज इतने ज्यादा होते हैं, थ्योरीज इतनी ज्यादा होती है कि आप उसे भूल सकते हैं। आप इसे ज्यादा टाइम तक कैसे याद रख सकते हैं? जब आप उनके एक्चुअल फील लें। जैसे कि मैं आपको मैथ्स विद अ फील पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही आप ये सारे तभी ही फील कर सकते हैं जब आप इसका एनिमेशंस देखें। तो ये चीजें आपको ना ही यूट्यूब पर मिलने वाली है, ना ही आप किसी और जगह पर देखें, आपको ये चीजें नहीं मिलने वाली। इसके लिए आपको अन अकेडमी प्लस पर ज्वाइन होना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर बात की जाए, मैं हर सेशन में आपको यही बताता हूँ कि अगर आपको गेट एग्जाम निकालना है तो आपकी 3 चीजें बहुत अच्छी होना चाहिए। फर्स्ट इज कंसेप्ट, सेकंड वन इज एक्यूरेसी एंड द स्पीड, एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। एक्यूरेसी एंड स्पीड को मैं एक साथ ही कहता हूं क्योंकि अगर आपकी स्पीड है और एक्यूरेसी नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड नहीं है तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो आपको कंसेप्ट जो है आप किसी जगह से कर सकते हैं, यूट्यूब से आपने देख लिया, कि बुक से देख लिया, बट अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, बट गाइज अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो आपको अन अकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्योंकि एक्यूरेसी एंड स्पीड के लिए यहाँ पर डेली डेली यहाँ पर क्या देखिए गाइज, डेली डेली आपके यहाँ पर सेशंस होते हैं, डेली यहाँ पर आपके गाइज सेशन होते हैं, ताकि यहाँ पर डेली आपके डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, आपके डाउट के लिए पूलिंग वगैरह की जाती है, लीडर बोर्ड रहते हैं, ताकि आपकी रैंक डेली इंप्रूव हो, आपको ये स्पीड बढ़े, आपकी एक्यूरेसी बढ़े। ओके गाइज, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं कि अभी आपकी क्लासेस 2 आवर की क्लासेस चल रही हैं। 1 आवर क्लास ऑन 1 आवर क्लास ऑन यूट्यूब एंड 1 आवर क्लास ऑन 1 आवर क्लास ऑन अन अकेडमी। और ये जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री है, फ्री स्पेशल सेशन एंड द सेकंड वन इज फ्री स्पेशल सेशन। यहाँ पे 1 आवर की क्लास हो रही है। टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग अगर देखा जाए तो इसकी टाइमिंग है 9 AM टू 10 AM, 9 AM टू 10 AM। और इसकी अगर टाइमिंग देखी जाए तो इसकी टाइमिंग है 5 PM टू 6 PM। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों सेशन ज्वाइन करने। नाउ यूट्यूब पर अगर आपको सारी चीजें मिल रही है तो आपको फ्री स्पेशल सेशन ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि आपको जो भी यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको अगर बेस्ट क्वेश्चंस करने, आपको बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने, अच्छे क्वेश्चंस करने, तो आपको फ्री स्पेशल सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से या फिर आप सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेशल सेशन से रैंक नहीं ला सकते गाइस। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको दोनों सेशन पैरेलली ज्वाइन करने पड़ेंगे, दोनों सेशन आपको देखने ही पड़ेंगे ना। वन मोर अनाउंसमेंट कि आपको संडे के लिए आप लोगों के लिए आपके लिए संडे के दिन अगर बात की जाए तो संडे के दिन आपके लिए 5 PM टू 6 PM 5 PM टू 6 PM आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट रखा गया है। संडे के दिन आपके लिए फ्री लाइव टेस्ट रखा है मैंने। किसके लिए? मैथ्स के लिए। इसमें आपके लिए क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या सारी चीजें होने वाली हैं, इसमें अगर आपके लिए बात कहूं तो आपके लिए जो भी मैं फ्राइडे तक डे सही से सुन लीजिए, फ्राइडे तक मैं जो भी आपको पढ़ा दूंगा वहां तक का आपका सिलेबस रहेगा। आपको सैटरडे का दिन रिवाइज करने के लिए दिया जाएगा और संडे के दिन आपके लिए टेस्ट रहेगा। ओके गाइज, और टेस्ट के बारे में आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन तैयार रखिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं।
चलिए सबसे पहले अगर सभी लोगों को सारी चीजें अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको बाकी सारी चीजें भी अच्छी लग रही है, तो सेशन को लाइक करिए, मार्क योर अटेंडेंस गाइस। सबसे पहले सभी लोग सेशन को लाइक करिए, आगे चलने से पहले सेशन को लाइक करिए। और वन मोर थिंग, फ्री स्पेशल सेशन और टेस्ट की लिंक जो है कमेंट सेक्शन में दे दी है मैंने, तो आप जितने भी लोग हैं संडे के टेस्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर लीजिए, एनरोल योर सेल्फ, आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए गाइस। ओके, तो चलिए तो कुछ, तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था किस पे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से, उससे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन था dy by dx is equals to y by x plus of 10 y by x। चलिए ये क्वेश्चन की अगर बात की जाए, टेल मी, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, क्या देखेंगे आप, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप कहेंगे दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता चला, तो आपने ये सोच लिया कि जैसे ही ये फर्स्ट ऑर्डर के, तो हमारी कितनी मेथड लगने वाली है, 6 मेथड्स लगने वाली है। 6 मेथड में से आप सबसे पहली मेथड पर गए, कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल। नॉट टेल मी, आप इसे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, ये जो फंक्शन है आर्गुमेंट है दूसरे फंक्शन के अंदर, y by x के जो वेरिएबल है वह किसी दूसरे फंक्शन 10 के अंदर है, उसे सेपरेट करना जो है इम्पॉसिबल। और अगर ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते, तो अब हम जाएंगे कौन सी, दूसरी मेथड पर। दूसरी मेथड कौन सी हमारी, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कब लगती थी, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जब लगती है जब डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर आर्गुमेंटेड विद इन अ फंक्शन, मींस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी एक फंक्शन के अंदर रहे। ऐसा नहीं दोनों में से एक, कौन सा, डिपेंडेंट रहे तो भी नहीं, इंडिपेंडेंट रहे तो भी नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये कंडीशन रही तो हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर दोनों एक साथ किसी फंक्शन के अंदर है तो हम उससे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में हमको क्या करना है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगाना। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो यहाँ पर टेल मी, y by x इज नथिंग बट अवर प्रॉब्लम। यस, यही हमारी प्रॉब्लम है। अगर ये सेपरेट कोई एक फंक्शन होता तो हम उसे सेपरेट कर देते, और सेपरेट करने के बाद हमारी वेरिएबल सेपरेबल लग जाती, बट y by x जो हमारी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था मैंने, प्रॉब्लम को हमेशा कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, और अगर ये प्रॉब्लम है तो आपने प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूट करा, तो आपकी वैल्यू क्या हो गई है, y by x is equals to t, means y is equals to x into t। now tell me, अगर आप बात की जाए y by x को आपने फंक्शन t में रख दिया, तो dy by dx को भी हटाना पड़ेगा, इसलिए आपने क्या किया, dy by dx is equals to t plus of x dt upon dx। टेल मी, सही किया मैंने, यस, कुछ नहीं करा है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ इक्वेशन में रख दें, तो आपकी वैल्यू हो गई है t प्लस t प्लस dt अपॉन dx इज इक्वल टू, टेल मी y by x की वैल्यू कितनी है, t प्लस ऑफ 10t। नाउ this t and this t is cancelled out, the values come out to be dt upon 10t is equals to dx upon x। ना इंटीग्रेटेड, जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया, दिस वैल्यूज कम आउट टू बी cot t dt। अभी इंटीग्रेट नहीं करता हूं मैं, इसे सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूं, दिस वैल्यू इज नथिंग बट dx अपॉन x। नाउ टेल मी, अगर cot t का इंटीग्रेट करूं तो आप क्या कहेंगे, इज नथिंग बट log ऑफ mod ऑफ sin t। ओके, अगर इसका इंटीग्रेशन की बात करूं तो इस वैल्यू इज नथिंग बट log ऑफ x प्लस ऑफ log ऑफ c। द वैल्यू इज कम आउट टू बी sin t is equals to x into c। Now tell me, sin t की बात की जाए तो t आपने क्या माना था, y by x is equals to x into c। Tell me, कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, मुझे पता बहुत से लोगों का आ गया होगा। आई नो सभी लोगों का आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आपसे सिर्फ ये चेक करना था कि आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का छोटा सा कंसेप्ट भी पता है कि नहीं। सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट आप लगाते, आपसे क्वेश्चन बन जाता। नाउ टेल मी, सभी लोगों को समझ आया वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कैसे करते हैं, कर पाएंगे। और एक और बात सुनिए, यहाँ पर मैं आपको हर कंसेप्ट के, हर टॉपिक के आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बट अगर आपको ज्यादा क्वेश्चंस करने तो आप स्पेशल सेशंस में आइए। ओके गाइस, चलिए नाउ
तीसरी मेथड बताइए, तीसरा फॉर्म कौन सा बताया था मैंने आपको, टेल मी। तीसरी मेथड क्या थी सॉल्यूशन की? तीसरी मेथड थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ टेल मी, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बताता हूं आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो फॉर्म होते हैं। फॉर्म वन इज dy by dx प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू q। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सुनना है। टेल मी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस लीनियर इक्वेशन में मैं आपसे पूछूं तो इसमें आपकी डिग्री कितनी दिख रही है? टेल मी, आपको यहाँ पर डिग्री कितनी दिख रही है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर, अगर आपसे पूछूं तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? टेल मी, इक्वेशन की डिग्री कितनी है? आप कहेंगे सर डिग्री 1 है। अगर मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की कंडीशंस बता देता हूँ कि कोई भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगी? condition for a equation, condition for a differential equation to be linear। बताइए कितने लोगों को पता है? बताइए कितने लोगों को कंडीशन पता है? टेल मी, कितने लोगों को इसकी कंडीशन पता है? चलिए, अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी ऑफ 1 डिग्री। फर्स्ट वन, the dependent variable the dependent variable and its derivative, the dependent variable and its derivative must be, the dependent variable and its derivative must be of 1 डिग्री ओनली। जैसे एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल नहीं, आप इस इक्वेशन को ही पढ़ते हैं ना हमेशा, dy by dx प्लस ऑफ p इंटू वाई इज इक्वल टू q, यही इक्वेशन पढ़ते हैं। टेल मी, आपको पता है दिस इज नथिंग बट द लीनियर इक्वेशन। यस, तो पहली कंडीशन देखिए, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ 1। टेल मी, अगर इसकी बात की जाए, ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव के अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर डिग्री इज 1। ओके, नाउ टेल मी, अब मैं आपके, पहले तो आपने कह दिया किसकी, डेरिवेटिव की, मगर डिपेंडेंट वेरिएबल की भी बात करूं तो ये है y, तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री मींस व्हाट, पावर। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हुई। यस, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट हैव डिग्री 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, second condition, there is no product, there is no product, there is no product of dependent, there is no product of dependent variable and or its derivative। क्या कहना चाह रहा है ये, क्या कहना चाह रहा है? इसका कहने का मतलब क्या है, सुनिए, इसके कहने का मतलब ये है y डैश। टेल मी, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, दोनों, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ये जितनी भी सारी चीजें, ये नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। बट आप क्या कंफ्यूजन क्या हो जाता है, स्टेटमेंट को आप गलत ले लेते। आप x इंटू वाई डैश, दिस इज अलाउड। यस और नो, जल्दी से बताइए, मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, दोनों को कहीं पर प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। अब ये बताइए, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये उसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव भी नहीं होना चाहिए। यस और नो, एंड और इट्स डेरिवेटिव मींस ना ही, इसका मतलब समझिए, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, और इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी दोनों को एक दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, तभी इक्वेशन जो लीनियर कहलाएगी। बट ये अप्लाई क्यों है? क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं गाइस, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। यस, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का प्रोडक्ट चलेगा। नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करूं, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन,
सेटिस्फाइड। अब मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन की। टेल मी, आपको यहां पर कोई वेरिएबल दिख रहे हैं? अब आप कहेंगे यस सर। अगर बात की जाए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट इन प्रोडक्ट, मींस सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। इससे आपको एक चीज और कंक्लूजन पॉइंट निकलवा के देता हूं, ध्यान से सुनिए। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट अलाउड है? यस और नो? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट अलाउड है, इसका मतलब क्या है? ये P और Q की वैल्यू क्या हो सकती है? P और Q क्या पॉसिबल है? आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन ऑफ x। क्यों? क्योंकि x क्या है? टेल मी, x क्या है? x इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का प्रोडक्ट तो अलाउड है। समझ आया? एक एक चीज आपको विद फील बता रहा हूं कि क्यों P और Q अलाउड है। P और Q की वैल्यू x रहती है। आपको इतने बेसिक से गाइस कोई नहीं बताएगा। अगर आपको इतने बेसिक से बता रहा हूं तो आप उसको भी समझिए। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन, टेल मी, क्या आपकी थर्ड कंडीशन क्या रहती है? थर्ड कंडीशन आप क्या कहते हैं? द डिपेंडेंट वेरिएबल, the dependent variable and its derivative, the dependent variable and its derivative should not be augmented with a function। नहीं अगर आपको दिख रहा है तो बता देता हूं मैंने बोला क्या है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए। मैंने कहा है कि आपकी बात की जाए साइन y cos y 10 to the power y dash e to the power y, ये सब चीजें नॉट अलाउड। समझ आया आपको? कि इसका मतलब यह है कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, यहां पे देखिए मैंने कहा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मींस दोनों चीजें। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल इज फंक्शन ऑफ ऑगुमेंटेड, ये नॉट अलाउड। यहां पर देखिए एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट ऑगुमेंटेड, यहां पे देखिए डेरिवेटिव एक फंक्शन के ऑगुमेंटेड है, ये चीज भी नॉट अलाउड। तो अगर ये तीनों कंडीशन देखी जाए तो यहां पे सेटिस्फाइड है कि नहीं? यस, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। टेल मी, तीनों कंडीशन ध्यान में? अब मैं बताता हूं आपको। तीनों कंडीशन तो समझ आ गया है, मगर मैं आपको ना बहुत ही बेसिक और डे टू डे लैंग्वेज में बताऊंगा तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आप क्या इसमें जितनी भी ये सारी चीजें उनसे तो याद कर सकते हैं, मगर मैं आपको इतनी डे टू डे लैंग्वेज में बताऊंगा आप भूलेंगे ही नहीं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर आइए सभी लोग, ध्यान से देखिए। dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल टू, आप इसमें क्या कह सकते हैं? आप इसको ध्यान से सुनिए। आप इससे कहेंगे सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स की टर्म होना चाहिए। डेरिवेटिव वाली टर्म क्या है? सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए। मतलब इसने आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। फर्स्ट थिंग, dy बाई डी एक्स के अलावा y सिर्फ dy बाई डी एक्स के बगल में होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, dy बाई डी एक्स की टर्म होना चाहिए, उसके अलावा सिर्फ y उसके साइड में होना चाहिए। सिर्फ y मींस डिग्री इसकी भी 1 मैंने सेटिस्फाई कर दी, इसकी भी डिग्री 1 सेटिस्फाई कर दी, और मैंने कहा सिर्फ y इसके साइड में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ y डैश ये सब कहीं पर प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। सिर्फ बगल में, मतलब यहां भी y नहीं होगा, यहां भी y नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट में नहीं होगा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी मैंने, हाँ या ना? और y को किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। डे टू डे लैंग्वेज में आप बोलेंगे, आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैंने आपको कितनी डे टू डे लैंग्वेज में बोला है। पहली चीज, dy बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके अलावा y सिर्फ और सिर्फ उसके dy बाई डी एक्स के राइट हैंड साइड एड में होना चाहिए, और उसके अलावा y को कहीं और नहीं होना चाहिए, उसके साइड में होना चाहिए। मतलब डिग्री 1 सेटिस्फाइड। इसके भी अगर dy बाई डी एक्स होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। y को सिर्फ उसके साइड में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट वाली कंडीशन नलीफाई हो गई, और y को किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। बताइए कितने लोगों को ये समझ आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने लोगों को ये समझ आया। आप इसे डे टू डे लैंग्वेज से करेंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं आपका क्या बेस तैयार हो चुका है, क्या डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बताता हूं उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकलता है।
ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब आपको बताता हूं फॉर्म 1 से, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। अगर आपकी इक्वेशन की बात करूं तो आपकी इक्वेशन क्या हो सकती है? आपकी दो टाइप की इक्वेशन हो सकती है अगर बात की जाए, dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। से यस सुनो। और एक इक्वेशन ये भी तो हो सकती है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ऑफ पी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू। मीन्स जरूरी थोड़ी ना कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई ही रहे, आपका ऐसा हो सकता है डिपेंडेंट वाई रहे, इंडिपेंडेंट एक्स रहे, और डिपेंडेंट एक्स रहे, इंडिपेंडेंट वाई हो जाए। तो दोनों फॉर्म में दोनों समझा देता हूं। नॉट टेल मी, अभी मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया, ये कंडीशन, कि जैसे ही आपको ये सारी कंडीशंस एक्सप्लेन कर रहा था वैसे ही मैंने क्या बोला था, यहां पर P and Q are either function of x. P and Q are either function of x or constant. Yes, P and Q are either function of x or constant. In a similar way, यहां पर अगर बात की जाए, P and Q are either function of z, either function of y or constant. Okay, no problem, no problem. Now the question arise कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन निकालने का तरीका बता दूं। अब आपने इसमें सुना होगा कि इसमें हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड टेल मी कोएफिशिएंट ऑफ y किसका फंक्शन है? कोएफिशिएंट ऑफ y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट मिस्टेक से आपको बता रहा हूं, सिली मिस्टेक, पहली सिली मिस्टेक से ये बचना है कि इंटीग्रेशन जो है e की पावर वाले में जो है, e की पावर में इंटीग्रेशन अवेलेबल है। धोखे से आप ये मत लिख देना e टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू dx, ये मत लिख देना। ये अगर आपने लिखा तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा और ये सिली मिस्टेक पॉसिबल है। मैं आपको बेसिक सिली मिस्टेक्स हैं वो भी बताते चल रहा हूं कि ये सिली मिस्टेक आपकी पॉसिबल है, ऐसा नहीं लिखना है। दिस वन इज करेक्ट, ओके। ये सिली मिस्टेक आप कर मत देना। क्या है? e टू द पावर में कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू dx, क्योंकि इनके आंसर बिल्कुल अलग अलग आएंगे, हाँ या ना? इसीलिए नाउ किसी स्टूडेंट को अभी तो ये डाउट भी हो सकता है कि सर व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यस, मैं बताता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। ध्यान से सुनिए, पहले तो मुझे ये बताइए फॉर्मूलेज मतलब क्या होता है? फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला इसलिए होता है कि जो आपका डेरिवेशन आपने सॉल्व किया उसकी लास्ट स्टेप का रिजल्ट होता है। टेल मी, यही होता है आपके लास्ट स्टेप का रिजल्ट फॉर्मूला मतलब? यस। इन अ सिमिलर वे इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जो निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसलिए निकालते हैं कि आप इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जब इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका सॉल्यूशन आ जाता है। आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार से आपकी शॉर्ट मेथड है, ताकि आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लॉन्ग मेथड ना करना पड़े। सिर्फ और सिर्फ आप इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए और इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है तो इसे सॉल्व कैसे किया? ऑफ कोर्स कैसे सॉल्व किया? इंटीग्रेशन से। अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई ना करें तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है? ये इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व हुई है? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से सॉल्व हुई है, क्योंकि डेरिवेटिव से अगर आपको रिवर्स जाके सॉल्यूशन निकालना है तो सिर्फ एक ही मेथड पॉसिबल है, वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से ही सॉल्व होगी। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या कहता है कि आप इंटीग्रेशन से जो आप आंसर निकाल रहे हैं उनकी बीच की स्टेप वो कम कर देता है, कि आपको बीच की स्टेप नहीं करनी, आपको डायरेक्ट ये करना है। समझ आया कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों आता है? विद अ फील समझिए, एक भी चीज ऐसा नहीं कि रट लें ना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना लेते तो कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन जनरल मेथड से। मगर आपको वह मेथड कभी यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो इतनी लेंथी मेथड है, इतना ज्यादा लेंथी आप सॉल्व करेंगे उसको कि आपका वहां पर टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो 10 मिनट से कम में आपका क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जैसे तो फिर हम क्या करते हैं, बीच की स्टेप्स को हम हटा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, और जैसे आप फॉर्मूला क्या करते हैं, बीच की स्टेप्स को हटाकर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैसे ही बीच की स्टेप को हम हटाकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का अप्लाई करें। और इसका अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टेल मी, सॉल्यूशन x के टर्म में आएगा या y के टर्म में? y के टर्म में। तो आंसर इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यू है q, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। टेल मी मुझे ये बताइए q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म में आने वाले हैं, मतलब किस वेरिएबल में आने वाले हैं। आप कहेंगे सर x, क्योंकि q तो वैसे ही फंक्शन ऑफ x है, इसमें आप इंटीग्रेट किया तो फंक्शन ऑफ x ही आएगा प्लस कांस्टेंट। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर गाइस जनरल सॉल्यूशन, दिस इज नथिंग बट योर जनरल सॉल्यूशन। इन अ सेम वे जिन लोगों को यहाँ समझ नहीं आया वो फिर से देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा आपका। टेल मी अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ पर क्या निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ बीच की स्टेप को कम करने के लिए यूज होता है। इंटीग्रेशन की जो बीच की जो स्टेप है उनको कम करने की स्टेप है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई टू दी पावर, यहाँ पे देखिए इक्वेशन किसके फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे रहेगा ई टू दी पावर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के जो ये जो p है वह किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। तो यहाँ पे वेरिएबल का इंटीग्रेशन कौन सा आना है, dy। तो अब यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जस्ट अ मिनट, y नहीं होगा, क्यों, सॉल्यूशन जो है x का निकलेगा, यहाँ पे किसका सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे x का। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस ऑफ c। जल्दी से बताइए गाइस समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए समझ आया। ये तो प्रोसीजर है ये तो आपको मैंने प्रोसीजर बताया कि ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर है कि ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके गेट एग्जाम में इस पे से क्वेश्चन आ चुका है कि टेल मी कौन सी इक्वेशन लीनियर है, कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखेंगे, फिर आफ्टर दैट आप क्या है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन, पूरे सिस्टमेटिक मैनर में चलना है। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और y 0 is equals to 1, this value is given, solve this equation। चलिए आपके लिए मैं 1 मिनट का टाइम स्टार्ट कर देता हूं। चलिए गाइस सॉल्व करिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप गाइड्स, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मगर सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने आपको। टेल मी, मुझे एक बात बताइए आप सभी लोग, अगर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू ई टू द पावर मैक्स एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ ट्वाइस एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे अभी तो आपको ये पता है कि मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये क्वेश्चन करा रहा हूं तो इक्वेशन लीनियर ही होगी, बट आपको ये तो नहीं ना गेट में स्ट्राइक होगा। गेट में क्वेश्चन को कैसे सबसे पहले सोचते हैं आप,
सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन जो है कितने ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है या फिर हायर ऑर्डर की इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि यस इक्वेशन को देखा जाए तो इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर है। ओके फर्स्ट ऑर्डर की, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हुआ अब आप सोचेंगे कि मुझे कितनी मेथड में से लगानी है, 6 मेथड में से लगानी है। 6 मेथड में से आप पहले गए तो आपने बोला सबसे पहली मेथड कौन सी थी, सबसे पहली थी वेरिएबल सेपरेबल। आपने कहा वेरिएबल सेपरेबल अगर मैं लगाता हूं तो दिस वैल्यू इज dy by dx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। वेरिएबल सेपरेट ही नहीं होंगे। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे आपके रिड्यूसेबल टू वेरिएबल चेक करने, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि वेरिएबल जो है किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट नहीं है। आप कह सकते हैं हाँ सर यहाँ पर तो e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के उसमें फंक्शन के अंदर तो आर्गुमेंट है, मगर अगर आप उस स्टेटमेंट को देखते, कल के स्टेटमेंट को देखते तो आपको समझ आ जाता है कि मैंने क्या कहा था, dependent and independent variable both are augmented in a function, but here only independent variable is augmented, only independent variable is augmented। अगर independent ही augmented है तो आपका ये दूसरी चीज भी चलेगी, कौन सी, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल। अब आप तीसरी चीज पाए, कौन सा, आप तीसरी चीज सोचने आए, थर्ड थिंग कौन सी थी, लीनियर इक्वेशन। बताए कितना टाइम लगेगा, अगर मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने में, ये सारी चीजें बताने में मुझे 50 सेकंड्स लगे हैं, तो आप इस चीज को 20 सेकंड में तो सोच ही लेंगे कौन सी मेथड लगेगी, हाँ या ना। मुझे तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना था, इसके कारण इतना टाइम लगा, वरना आपके ब्रेन में आप करेंगे तो 20 सेकंड में आप पता कर लेंगे कौन सी मेथड लगने वाली। बट इस सिस्टमेटिक मैनर में ही चलेंगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि वहां आपको जादू की छड़ी नहीं घूमेगी कि डायरेक्ट आपको ये समझ आ जाए कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल से हो। स्टेप बाइज स्टेप में सोचेंगे तो फिर होता है ना। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, dy by dx प्लस ऑफ p इंटू y इज इक्वल टू q। टेल मी इसी फॉर्म में, यस। अब कंडीशन देखते हैं, p एंड q जो है ओनली फंक्शन ऑफ x, यस p एंड q आर ओनली फंक्शन ऑफ x। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इस डेरिवेटिव कहीं प्रोडक्ट में नहीं, y जो है सिर्फ सिंगल पावर के साथ उसके राइट साइड है, यस। तो मींस ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और अगर ये लीनियर इक्वेशन है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसकी बात की जाए तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू dx इज नथिंग बट e टू द पावर p की वैल्यू कितनी हो रहेगी, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, ट्वाइस ऑफ x इनटू dx। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e to the power x square divided by 2 into 2 is nothing but e to the power x square। अब कुछ लोगों को मैं बताता हूँ क्या डाउट आता है, कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि सर यहाँ पर आपने एक इंटीग्रेशन किया है, एक इंटीग्रेशन, देखिए कुछ लोगों को डाउट आता है सर आपने एक इंटीग्रेशन यहाँ किया, एक इंटीग्रेशन यहाँ किया, तो सिर्फ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों आ रहा है। भाई अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो सुनिए, सुनिए इस चीज के लिए, इस चीज के लिए आप सुनिए कि आपको जो है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितने कांस्टेंट आना था, सिर्फ और सिर्फ एक, और वह कांस्टेंट कितने पे आएगा, यहाँ सॉल्यूशन में आ चुका है, यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यस और नो। ओके ओके ओके, अगर आपको ये चीज भी समझ आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। नाउ आगे मूव करते हैं, अब नाउ आगे मूव करते हैं कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट की क्यों समझ आया, ये समझ आया। अब अगर अपन बात करें इसमें सॉल्यूशन क्या था, आप कहेंगे सॉल्यूशन कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस ऑफ c, यही था, यस और नो, यस। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट y इनटू e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेल मी q की वैल्यू कितनी है आपकी, दिस इज नथिंग बट q e टू द पावर माइनस ऑफ x स्क्वायर इनटू e to the power x square plus of c। The value is come out to be y into e to the power x square is equals to x plus of c। कितने लोग यहाँ तक कर लिए थे और इसके बाद रुक गए थे, कितने लोगों ने यहाँ तक रुक गए थे। अगर मैं बता दूं तो आपको ना क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व नहीं करना था, इस क्वेश्चन को आपको इससे भी आगे सॉल्व करना था। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन सिर्फ हमको घुमाने के लिए नहीं दी है कि टाइम पास के लिए बाउंड्री कंडीशन लिख दी, एग्जामिनर को टाइम पास करना था तो उसने लिख दिया ना, ये बाउंड्री कंडीशन इसलिए दी है ताकि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन दो। ये बाउंड्री कंडीशन लिखा ही का मतलब ये कि आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन देना है। आपका भी कौन सी सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, और आप पर्टिकुलर निकाल ही सकते हैं। एट x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी
x equals to 0, this value is 1 is equals to 0 plus of c, therefore c is equals to 1। और अगर c की वैल्यू आपकी 1 आ गई है तो इस c की वैल्यू इक्वेशन में उठा के यहाँ रख दीजिए, वैल्यू इज कम आउट टू y into e to the power x square plus of x plus 1। जल्दी से बताइए सभी लोगों को समझ आया कि नहीं, जल्दी से बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया कि कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो। यस गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया। सबसे पहले पकड़िए कि कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर पकड़ने के बाद उसको देखिए कि भाई कौन सा ऑर्डर के बाद इसमें हमारी कौन सी अप्रोच लग सकती है, उस अप्रोच से आप सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं, आगे की तरफ, आगे तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस ऑफ 2y का क्यूब, x प्लस ऑफ 2y क्यूब dy by dx इज इक्वल्स टू y। सॉल्व दिस। 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, इसका आपको क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। चलिए करिए गाइस। चलिए टाइम्स अप गाइड्स, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। पहली चीज तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप वही सोचेंगे, क्या सोचेंगे, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है गाइस। सबसे पहले आप सोचेंगे कि कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, आपने कहा सर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की इक्वेशन है, आपने देखा सर फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, इसका मतलब आप कहेंगे कितने मेथड अवेलेबल है, 6 मेथड अवेलेबल है। 6 मेथड में सबसे पहले आप गए वेरिएबल सेपरेबल, तो आपने कहा सर dy बाई डी एक्स इधर है, ये y यहाँ पर अगर नीचे ले आए तो वेरिएबल सेपरेट तो हो ही नहीं सकता, कितना भी आप दिमाग लगा लीजिए वेरिएबल सेपरेट होएगा ही नहीं। नाउ वेरिएबल सेपरेबल के बाद जाते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑग्यूमेंटेड विद द फंक्शन। टेल मी, यहाँ पे किसी फंक्शन के अंदर है, बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब दूसरी मेथड भी नहीं लग सकती। ना तीसरी मेथड लीनियर। ना अब बात आई लीनियर की, बताइए कितने लोगों ने इसे पकड़ लिया था कि ये लीनियर लग सकती है। यार सिंपल तरीके से अगर आप देखते तो आप समझ जाते कि ये लीनियर लगेगी, क्यों, नॉट टेल मी। सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ एक dy बाई डी एक्स है, ध्यान से सुनिए कितने लोगों ने पकड़ लिया। अगर आपने देखा कि सर dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स दिया हुआ, तो देखा जाए तो आपने सर डे टू डे लैंग्वेज में जब अभी आप समझा रहे थे तो आपने कहा था सिर्फ और सिर्फ dy बाई डी एक्स होना चाहिए, उसके अलावा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको उसकी पावर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ तो चलिए 1 पावर है मींस 1 डिग्री है, बट यहाँ पे तो डिग्री 3 हो गई है, हाँ या ना। तो आप कहेंगे सर y को डिपेंडेंट वेरिएबल अगर मानेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है लीनियर बन ही नहीं सकती। तो आप, मैंने आपसे कहा जरूरी तो ना y को बनाए, एक काम करिए dx को डिपेंडेंट मान लीजिए, इधर पहुंचा देंगे, dx को आपने डिपेंडेंट माना, यस देखिए काम हो गया, काम हो गया गाइस आपका। जैसे ही आपने dx को क्या माना, dx को डिपेंडेंट वेरिएबल माना, वैसे ही आपने देखा कि x जो है वह डिपेंडेंट वेरिएबल और इसकी डिग्री कितनी है 1। मतलब अब आपने सोचा कि dy बाई डी एक्स के फॉर्म में अगर लीनियर बनाने की कोशिश करी तब तो कभी वैलिड नहीं है, बट आप अगर dx के फॉर्म में dx को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके अगर आपने बनाने की कोशिश करी तो यस पॉसिबल है, तो करिए। आपने कहा x प्लस ऑफ 2y का क्यूब डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। यस टेल मी, अब इसे सेपरेट करिए, अब इसे सेपरेट करिए। अब आपने कहा दिस वैल्यू इज dx अपॉन dy, dx upon dy is equals to x upon y plus of twice of y square। ओके ओके ओके,
नाउ टेल मी, अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन को इधर ले आता हूं मैं, तो दिस वैल्यू इज dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। टेल मी, ये लीनियर का फॉर्म में कन्वर्ट हुआ या नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। लीनियर के फॉर्म की इक्वेशन क्या आती है? dx अपॉन dy प्लस ऑफ p इंटू एक्स इज इक्वल टू q। यस, क्यों इसको मैंने x के फॉर्म में क्यों लिखी है इस बार? क्योंकि यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है। इतनी देर से क्या हो रहा था? इतनी देर से आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल हो रहा था। बस इस केस में क्या है? x इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपने इस इक्वेशन को देखा और आपने इसकी वैल्यू को देखा, तो यहां से अगर बात की जाए दिस dy बाय dx, p एंड q क्या रहता था? टेल मी, कमेंट ऑन p एंड q। p एंड q आर फंक्शन ऑफ either y, p and q are either function of y or function of x, sorry function either p and q are either function of y or constant। yes, अगर देखा जाए तो p and q are either function of y और constant। तो टेल मी, p फंक्शन ऑफ y है या नहीं? तो p की वैल्यू यहां लिखवा देता हूं इस बार, क्योंकि आप मिस्टेक ना कर दें। p की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पे? -1 अपॉन y। और q की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस ऑफ y स्क्वायर। ओके ओके। अगर आप बात करें तो इसके केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता था? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x मल्टीपल ऑफ किसके? dy। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे? dy। तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर इंटीग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x, टेल मी, इज नथिंग बट -1 अपॉन y into dy। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर, this value is come out to be minus of ln of y। this value is come out to be e to the power ln of y to the power -1 is nothing but 1 upon y। हाँ या ना गाइस, समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये समझ आ गया था? जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये समझ आ गया था कि इसकी वैल्यू 1 अपॉन y आएगी? ओके ओके ओके। इसकी वैल्यू जो है ना 1 अपॉन y आने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल चीज पूछता हूँ। कितने जितने लोग अटेंटिव है मैं उनकी चीजें पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको लिखवाया था अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए तो इस वैल्यू इज नथिंग बट e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन y dy। कितने लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में थे? टेल मी, कितने लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब मैं फॉर्मूले लिखवा रहा था तब थे? कितने लोग स्टार्टिंग से ज्वाइन किए हुए हैं? नाउ अगर आप लोग स्टार्टिंग से, तो टेल मी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। टेल मी, एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ a बाई x dx का फॉर्मूला बताया था। ध्यान बताइए, आपको ये फॉर्मूला बताया था मैंने, और आपको वहां लिखवाया भी था कि ये फॉर्मूला में आपको इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते टाइम करवाऊंगा। बताइए, मैंने ये बताया था वहां पे। कितने लोग ऑनलाइन है? सभी लोग कमेंट करके बताइए हाँ या ना। देखिए, जो मैं चीज आपको कह रहा हूं, मैं आपको सारी चीजें एज अ रियल में करवा भी रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दे रहा हूं, उसका एक्चुअल फील भी बता रहा हूं कहां पे क्या होगा। मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया था, मुझे पूरा स्टेटमेंट याद है। अगर आपको नहीं है तो आप एक काम करिए, जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है उन प्रॉपर्टीज बताते समय इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खोलिए और मेरा स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया, बट ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालने में यूज होगा। और इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? इज नथिंग बट x टू द पावर a। यही बताया था फॉर्मूला। चलिए तो कंपेयर करिए। अगर यहाँ पे बात की जाए तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू -1 है। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू रखी तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट y टू द पावर -1 इज नथिंग बट 1 अपॉन 1। डायरेक्ट आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपका डायरेक्ट आ जाता। जल्दी से बताइए जो लोग ऑनलाइन है, मैंने ये बात बताई थी या नहीं? यस और नो? यस यस यस, मैंने बताया था। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन हो गया x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस ऑफ c। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? इसकी वैल्यू आ चुकी है आपकी x इंटू 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y dy प्लस ऑफ c। तो इसका सॉल्यूशन ओवरऑल आपका आंसर क्या आ चुका है? आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन आ चुका है x अपॉन y इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस ऑफ c। जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ आया? इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया है, आप वरी बिल्कुल मत होइए। आप देख सकते हैं जाके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब मैं आपको फॉर्मूला लिखा रहा था तब मैंने आपको ये बताया था।
जल्दी से बताइए, सभी लोगों को समझ आया? यस और नो? एक और क्वेश्चन दूं? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एक और क्वेश्चन करते हैं। dy by dx plus 2y tan x is equals to sin x, y की वैल्यू एट पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को। चलिए करिए गाइस। लास्ट 7 सेकेंड्स। नाउ सेम स्टेप सोचना चालू करिए मेरे साथ, सेम स्टेप सोचना चालू करिए। क्या सोचेंगे आप? सबसे पहले वही, क्या कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। अब देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन ना आपको इसकी आपकी स्पीड से कराता हूँ। आपने सोचा फर्स्ट कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है? फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है। यस, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के अलावा आपने सोचा वेरिएबल सेपरेबल लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? tan x sin x आप इसे कितना भी कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट एक तरफ y एक तरफ x नहीं हो सकता। अब आपने कहा कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल लगाऊं, तो आपने कहा हाँ फंक्शन जो है किसी जो वेरिएबल जो है किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंटेड है, बट उसके लिए मैंने क्या कहा था? डिपेंडेंट एंड इट्स डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर आर्गुमेंटेड विद इन अ फंक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब वह भी नहीं लगेगा। मींस अब कौन सा लगने वाला है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बताइए 20 सेकंड में सारा चीजें बता दी, 20 सेकंड में सारी मेथडें हो गई। ओके, अब आपने सोचा कि मैं लीनियर लगा के देखता हूं। आपने इक्वेशन का dy by dx प्लस ऑफ 2 tan y इज इक्वल्स टू sin x। यस, ये लीनियर के फॉर्म में है। लीनियर की इक्वेशन y के टर्म में अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में क्या होती है? dy by dx प्लस ऑफ p into y इज इक्वल्स टू q। टेल मी, यही वैल्यू होती है dy by dx प्लस p into y इक्वल्स टू q? यस, यही होती है वैल्यू। अगर इसकी बात की जाए, अगर यहाँ पे देखें तो दिस इज नथिंग बट p एंड दिस इज नथिंग बट q। ओके, नाउ टेल मी, अगर ये सारी वैल्यूज ये हैं तो आप क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इज e टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ y into x। यहाँ पे x लिख दीजिए, दिस इज 10x, मैंने यहाँ x नहीं लिखा। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ 10x into dx। आपने इसका इंटीग्रेशन करा तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई है? e टू द पावर log ऑफ, टेल मी व्हाट इज, अगर ये बात की जाए 2 टाइम, टेल मी 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इज नथिंग बट log ऑफ sec x, log ऑफ mod ऑफ sec x या log ऑफ, यहाँ पे sec x अपन वैल्यू x की क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव मान रहे हैं, अपन ग्रेटर मान रहे हैं, ताकि log के बगल वाली ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आए। ओके, ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0 कहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 1 की कहने की जरूरत नहीं है, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, वो पॉसिबल है। बट आपकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट e टू द पावर, this value is nothing but e to the power log of sec square x लिख सकते हैं। तो this value is come out to be e to the power, this one is cancelled out, overall value is come out to be sec square x। टेल मी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समझ आया कि sec square x कैसे आया? ओके, अब आप मेथड क्या था आपका? y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस ऑफ c। चलिए वैल्यूज रखिए। y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा?
y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q की वैल्यू आपने जैसे ही कंपेयर किया q की वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ऑफ c। नाउ टेल मी अगर इसकी बात की जाए दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी y into sec square x is equals to integration of tell me मैं इस sec square x को 1 upon cos square x लिख सकता हूं, यस। नॉट टेल मी दिस sin x और ये 1 cos x अगर आप लेंगे तो वैल्यू इज 10x, और अगर बात की जाए 1 upon cos x इज नथिंग बट sec x dx प्लस ऑफ c। किसी को कोई डाउट है? कुछ नहीं किया यार, इतना सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। और जैसे ही आपने इसको इंटीग्रेट किया दिस वैल्यू इज नथिंग बट y into sec square x is equals to sec x plus of c। now tell me ये वैल्यू आपको क्यों दी हुई है? ये वैल्यू आपको इसलिए दी हुई है कि आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दें। दिस इज नथिंग बट योर जनरल सॉल्यूशन। नाउ ये वैल्यू क्यों दी है? ताकि आप इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दें, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आप ये वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे? एट x इक्वल्स टू पाई बाई 3 आपने वैल्यू रखी एट x इक्वल्स टू पाई बाई 3 y इज इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू पाई बाई 3 y इक्वल्स टू 0। इसको रखने से पहले काम करता हूं, ये जो इक्वेशन है y sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec x प्लस c, जो इसके फॉर्म में, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे? मैंने इसकी वैल्यू की बात की, दिस वैल्यू इज नथिंग बट y इज इक्वल टू sec x अपॉन sec x, इसकी वैल्यू करेंगे तो 1 अपॉन cos x आ जाएगी। या किसी को कोई डाउट है तो डायरेक्ट पूछिए मुझसे, कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इसकी बात की जाए तो अगर ये sec स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो दिस वैल्यू इज sec x अपॉन sec x, sec स्क्वायर x, दिस वैल्यू इज नथिंग बट cos x, दिस वैल्यू इज नथिंग बट cos x प्लस ऑफ c टाइम ऑफ cos स्क्वायर x। अब आप कहेंगे सर इसकी जरूरत क्या थी? यार इसकी जरूरत सिर्फ मेरे को इतनी लगी ना, क्योंकि मुझे साइन की वैल्यूज याद है और cos की वैल्यूज याद है, बाकी सारी वैल्यूज तो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक काम करो, कौन सेक की वैल्यू याद ही नहीं है मुझे, सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू, तो मैंने ये सोचा कि यार cos के टर्म में कर लो तो ज्यादा सिंपली हो जाएगा। करने को तो मैं cos इसकी वैल्यू 1 अपॉन cos से भी निकाल लेता, मगर मैंने सोचा डायरेक्ट cos में ही कर लो तो ज्यादा सही है। जैसे ही आपने cos में किया, अब आपको वैल्यू पता है, आपने ये वैल्यू ली, इस इक्वेशन में रख दी, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 0 इज इक्वल्स टू, यहां से अगर बात की जाए cos, अगर इसकी बात की जाए cos पाई बाई 3 इज नथिंग बट 1/2 प्लस ऑफ c टाइम cos इज नथिंग बट 1/4। हाँ है ना? cos पाई बाई, इसकी वैल्यू रख दी cos पाई बाई 3। तो जैसे ही आपने वैल्यू रखी तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। जैसे ही आपकी c की वैल्यू -2 आई, आपने इक्वेशन में रख दी। इक्वेशन क्या थी आपकी? y इज इक्वल्स टू cos x माइनस ऑफ प्लस ऑफ c cos स्क्वायर x, ये इक्वेशन थी ना। अब आपने इस इक्वेशन में वैल्यू रख दी तो y की वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू cos x माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर x। समझ आया आपको? समझ आया कि नहीं? मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या सोचना है, जो भी क्वेश्चन आए, जो भी आपका क्वेश्चन आए, उसमें सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि इसमें इक्वेशन कौन सी लगेगी। तो उसके लिए कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहले सोचना है कि ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी 6 मेथड्स में से कुछ लगने वाला है। 6 मेथड में से कुछ लगने वाला है, तो पहली मेथड आप लगा के देंगे वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल तो आपको देखते से ही समझ आ जाती है, किसके वेरिएबल आप सेपरेट कर सकते हैं, किसके नहीं, आपको देखते से ही समझ आ जाएगा। सेकंड वन अगर आप बात करें तो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल कब पॉसिबल है? रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उससे ऑग्यूमेंटेड होना चाहिए। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑग्यूमेंटेड विद इन अ फंक्शन होना चाहिए, तभी हमारा वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है। और उसके बाद अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो आप लगाइए लीनियर, और लीनियर कब पॉसिबल है? ये आपको 3 कंडीशंस मैंने बताई है, इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब लीनियर है। लीनियर में अगर कर लिया आपने तो अब बात आती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। टेल मी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात की जाए कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट एक फाइनल स्टेप है जो कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करके डायरेक्ट उसकी लास्ट स्टेप देता है। यस और नो? अब बताइए किसी को कोई डाउट है?
जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए गाइस, किसी को कोई डाउट है? वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग, ये जो तीनों केसेस है, ये तीनों केसेस जो है आपके इस पे क्वेश्चन आ चुका है गेट में। तो आप हमेशा ये ना सोचे कि आपके पास क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेराइटी पॉसिबल है, कौन किसमें? डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि या तो आपसे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे या फिर आप ये कहें कि सॉल्यूशन पूछे ना। आपके पास ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको ये तीनों पॉइंट एज अ आपको ध्यान रखने हैं, और मैंने आपको इनको ध्यान रखने का बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। क्या आपको ऐसा ध्यान रखना है कि dy बाई dx हो, उसके बगल में y का ही एक ही टर्म y हो, उसके अलावा y कहीं और ना हो। यस और नो, सिंपल तरीके से खत्म हो गया था। सिर्फ तीन कंडीशन को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि पहली dy बाई dx सिंगल डिग्री में हो, उसके अलावा y सिर्फ उसके साइड में हो। सिर्फ y कह रहा हूं मैं, सिर्फ y कह रहा हूं, मींस y स्क्वायर y क्यूब ये नहीं, सिर्फ y होना चाहिए, उसके साइड में होना चाहिए, उसके अलावा y कहीं और ना हो। और जो फंक्शंस जो है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉट ऑगुमेंटेड विद इन अ फंक्शन, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है गाइस, तो आपकी जो इक्वेशन जो है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। चलिए, तो अभी अगर देखा जाए तो टाइम हमारा हो चुका है, बट टाइम से पहले आपको एक चीज बता दूं, जाने से पहले सभी लोग सुन के जाइएगा गाइस, आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन, आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन, आज जो स्पेशल सेशन है उसकी लिंक जो है, जो कि 5 to 6 PM पर है, उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी हुई है। बार बार आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक, और इससे अच्छा आप क्या करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप एक काम करिए, आप अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, अनअकैडमी ऐप पर मुझे सर्च करिए पल्लव गौर, आप अनअकैडमी ऐप ओपन करिए, अनअकैडमी ऐप पर मुझे ओपन सर्च करिए पल्लव गौर, और पल्लव गौर ढूंढने के बाद आप जैसे ही वहां पर पल्लव गौर ढूंढ लेते हैं, आप मुझे जैसे ही आप पल्लव गौर ढूंढ ले, आप वहां पर मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने से क्या होगा, आपके किसी भी प्रकार से कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा रिगार्डिंग मी, आपकी कोई भी अपडेट मेरे रिगार्डिंग मिस नहीं होगी। तो आपको क्या करना है गाइस, जल्द से जल्द स्पेशल सेशन के लिए मुझे फॉलो करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके लिए मैंने टेस्ट जो है, आपके लिए मैंने टेस्ट जो है किस दिन रखा हुआ है, आपके लिए टेस्ट जो है संडे के दिन रखा हुआ है। उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग 5 to 6 PM है। उसके अगर आपसे पूछा जाए कहां तक का सिलेबस आने वाला है, आपको जो भी मैं, आपका सिलेबस क्या है, जो भी सिलेबस आपको मैं फ्राइडे तक पढ़ा दूंगा, जो भी पूरा सिलेबस मैं फ्राइडे तक पढ़ा दूंगा, पूरा सिलेबस आपका आएगा। तो नाउ दीज आर द आपके लिए ये सारी चीजें अनाउंसमेंट थी। नाउ अगर कोई भी स्टूडेंट अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहता है, तो वह सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करे, या फिर वह गूगल से भी सर्च कर सकता है। वहां पर सर्च करने के बाद वह अपना गोल सिलेक्ट करे। लेटस आप जो है गेट एंड ईएसी का गोल सर्च करेंगे, उसके बाद आप करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पर करेंगे, आपके लिए प्लान ओपन हो जाएंगे कि आपको कितने मंथ का प्लान लेना है, मींस आपको कितने मंथ का लेना है, 12 मंथ, 6 मंथ, 24 मंथ। अगर आप देखा जाए तो अभी जो है अप्रोक्स 8 to 9 मंथ आपके लिए गेट एग्जाम में बचा हुआ है, इसका मतलब आप 12 मंथ का प्लान चूज करेंगे या फिर 24 मंथ का प्लान चूज करते हैं। अगर आपने 12 मंथ का प्लान चूज किया जाए तो देखिए प्राइस आपको कितना दिया हुआ है, 25,000 रुपीज आपको प्राइस दिया हुआ है। बट अगर मैं इस पे ऑफ करता हूं, आप जैसे ही कूपन कोड पल्लव लाइव यूज करेंगे, तो जैसे ही कूपन कोड आपने पल्लव लाइव यूज किया, वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट होगा। कितने रुपीस का, 2500 का, और आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 22,500। ओके, और अगर आपने 3 मंथ का प्लान लिया तो अगर आपने अगर आपने 2 ईयर का प्लान लिया तो आपका प्राइस कितना है, 30,000 रुपीज। और अगर आपने वहां पे कूपन कोड पल्लव लाइव यूज किया तो आपको कितना ऑफ मिलेगा, आपको ऑफ मिलेगा 3,000 रुपीज का, 3,000 रुपीज का, और आपका कितने का हो जाएगा आपका प्लान, 27,000 का। तो आपको इससे क्या एडवांटेज है पल्लव लाइव से, फर्स्ट इज कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 10% डिस्काउंट तो आपको किसी और के कूपन से भी मिल जाएगा, बट दूसरा मेन एडवांटेज क्या है कि आप गेट एग्जाम तक मुझसे जुड़ जाएंगे। आपका जो भी डाउट आते हैं, जो भी आपके डाउट रहते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, आपको मेरा गाइडेंस रहेगा। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो आप एक काम करिए, आप जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़िए, कूपन कोड एज अ पल्लव लाइव यूज करिए। नाउ आपके लिए यहाँ पर ईएमआई और ये दोनों ऑप्शंस भी अवेलेबल